आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते किसी भी वजह से ना, किसी भी वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं होते। बहुत सारे केसेस मैंने देखे, जैसे मैं एक पॉपुलर जो ज्यादातर जिसमें आते हैं, वैसे तो जायदाद में आते हैं लेकिन शादी के मामला में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और शरई कॉन्ट्रैक्ट है या क्रिश्चियन का है या हिंदू का है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी बुनियाद पे वो उनमें अलहदगी हो जाती है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि उसके बाद जो आपका उसमें खर्चा है या जहेज है या कोई भी ट्रांजैक्शन है आप लोगों की, उसे एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप चाहें, दोनों पार्टीज चाहें तो एडजस्ट हो सकता है, या फिर वो रिटर्न होगा, वापस होगा। तो अक्सर केसेस में आपने भी सुने होंगे, सारे शहरों में होता है कि बच्चियों के मामलात में ये होता है कि उनके जहेज जो है वो लोग रोक लेते हैं। उनका सोना होता है, उनके बर्तन होते हैं, या उनका फर्नीचर होता है, या उनकी कोई ऐसी चीजें होती है जो कि गैर कानूनी, अनलॉफुल। या तो मैंने कहा ना, या तो एडजस्टमेंट आप कीजिए, उन्होंने कुछ पैसे दिए में या कोई चीज ऐसे दी हुई है उसमें एडजस्ट कीजिए, कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं, या अगर कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने कोई दी लड़के वालों ने, तो लड़की वालों को बिल्कुल ये हक है कि वो अपनी चीजें वहां से ले सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको मिसाल दी क्योंकि आसानी से समझ में आ जाती है। इसके अलावा इसी मिसाल को आप ले लें किसी चीज के लेन देन में, कारोबार में, कारखानों में, ट्रेड में, जहां जहां भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इवन ये कि आपकी जॉब में जहां जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जब कोई चीज रह जाए कि जो कि नहीं रहनी चाहिए थी, जब तक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक आप उसके हकदार हैं कि वो उसमें से जो आपका हिस्सा बने, जो आपने चीज दी है, जो चीजें आपने मादी तौर पे उनके पास मौजूद हैं, वो आप वापस ले सकते हैं, और जो आपके पास है वो आप उन्हें वापस करेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाते हैं हम कि भाई कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, सब, अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, अमल दरामद के लिए क्या अहम चीजें जरूरी है। इसमें तो सबसे पहले ये है कि फुलफिलिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय बोथ द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट का मैंने आपको बताया था कि वादा होता है, और वादे से पहले अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद वादा, वादे के बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट। ये जिंदगी की कहानी है, माशरे की भी, मुल्क की भी, दुनिया की भी, रिश्तों की भी, पूरी हर चीज एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधी है। हम एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर जुड़े हुए हैं। माँ बाप का, बच्चों का, घर का, हर एक का एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन बहरहाल वो रूहों के दरमियान में एक रिश्ता, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो ये तो इसकी फलसफियाना थोड़ी मैंने बता दी। लीगली इसकी क्या है कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे जबानी किया है चाहे लिखकर किया, आपने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे। जो प्रॉमिस आपने किया वो प्रॉमिस पूरा करेंगे, और जिसने प्रॉमिसी है जो, और जो प्रॉमिसर है जिसने प्रॉमिस किया है, और जो जिससे प्रॉमिस हुआ है, उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई, उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। परफॉर्मेंस एक आम लफ्ज है, आप समझते हैं क्रिकेट की परफॉर्मेंस, आर्ट की, तो इसलिए मैं तुम्हें और आसानी से समझा दूं कि परफॉर्मेंस का मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे आपने किसी गुलकार को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप हमारा कंसर्ट, हमारा शादी में आएंगे या हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। अब उसने आना है सिर्फ, और परफॉर्म्स भी करना है। अब वो जो परफॉर्मेंस है ना, इस तरह समझ ले, ये होगी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से हर बंदे का अपना एक रोल है, अपनी एक परफॉर्मेंस है। जरूरी नहीं हर कोई गाना गाता हो, डांस करता हो, या वो कुछ और एक्टिंग करता हो, लेकिन उसके जिम्मे कुछ काम है, वो उसे करना, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस।
तो वो परफॉर्म उसने करना है। अब मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कारोबार का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो परफॉर्मर है उसको परफॉर्म करना है, और अगर वो परफॉर्मेंस में फेल होता है उसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। Performance by all the parties of the respective obligations is the normal and natural mode of discharging or terminating a contract. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब आप नेचुरली उस पर अमल दरामद कर रहे होते हैं, जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किताबें खरीद रहे हैं, कुछ चीज कर उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो एक नेचुरल ट्रांजैक्शन चल रही है जो कि परफॉर्म्स होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। आई मीन वो टर्मिनेट उस वक्त होंगी कि जब आपने चीज दे दी, उन्होंने चीज ले ली, उसके पैसे दे दिए, आपने उस माल पे कब्जा हासिल कर लिया, पोजीशन हासिल कर ली। अच्छा, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? It is only the promisee who can demand performance of the promise under a contract, for the general rule is that a person cannot acquire rights under a contract to which he is not a party. जिसका परफॉर्मेंस सी है, जो प्रोमिसी है, और जिसने प्रोमिसर है, जिसने प्रॉमिस किया कि मैं ये आपको दूंगा, तो उसका ये राइट है प्रोमिसी का कि वो प्रोमिसर से कहे कि भाई ये जो चीज आपने हमें देनी है, जो दुकान, जो किराया, मकान, गाड़ी, व्हाटएवर, आप वो हमें दीजिए। तो डिमांड कौन कर सकता है? प्रोमिसी प्रोमिसर से। और इसी तरीके से अगर उसने कोई चीज पैसे देने हैं तो प्रोमिसर प्रोमिसी बन जाएगा और वो प्रोमिसर बन जाएगा, वो उसको वो देगा। तो इस तरह से पहली चीज है। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसी, his legal representative are entitled to enforce the performance of contract against the promiser. ये एक सेटल्ड लॉ है कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देखो ये बात मेरी जरा गौर से सुनना। किसी के वालिद, वालदा, कोई भी जो बड़ा है, वो किसी से 10 लाख रुपए ले लेता। अब 10 लाख रुपए उसके वालिद ने तो ले ली, अब अल्लाह ना करे कि उसकी डेथ हो गई किसी वजह से। अब वो जो बंदा जिससे 10 लाख रुपए उनके वालिद साहब ने लिए थे कि भाई मैं इस कंडीशंस पे इतने दिनों, वो वापस मांगता है, और उसका बच्चा जो है, जो उस वालिद साहब का बेटा है, वो उससे कहता है कि भाई मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा आपसे कोई वादा नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं पार्टी नहीं हूं। तो जब मैं पार्टी नहीं हूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है मैं पे करने का मजाज नहीं हूं, ना मैं जिम्मेदार हूं। तो इस हद तक तो बात ठीक है, समझ रहे हैं? इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन जिस दिन उसने हेयरशिप के लिए अप्लाई किया कि भाई मैं इनका वारिस हूं, उस दिन उस पर वो लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। ये बात मेरी गौर से समझ लो, सुन लो, नहीं हो तो सवाल कर लेना। ये बहुत अहम चीज है कि जब उसने, बच्चे ने अप्लाई कर दिया कि भाई अब इनकी गाड़ी भी मुझे चाहिए, इनका घर भी मुझे चाहिए, इनका बंगला चाहिए, इनकी दुकान चाहिए क्योंकि मेरे अब्बू थे, तो उसके साथ साथ वो लायबिलिटी भी उस पर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि वो लीगली उसका हायर। तो लीगली हायर जो होता है, वारिस जो होता है, वो अपने आबा की, अपने अजदाद की, जद जो होते हैं, उसके वालिदैन जो होते हैं, उनके जहां जहां फवाइद हासिल करता है वहां वहां वो, जब तक कि वो विरासत का उम्मीदवार है, तो उसे कानूनी तौर पे ये लाजिम है कि जो कर्ज लिया हुआ है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वालिदैन का कोई कर्ज हो या कुछ और चीज हो कि जिसके वाज़ेह सबूत हो कि ये वो हुआ है एग्रीमेंट, तो उस पे लाजिम है कि उस पे अमल दरामद करे कानूनी तौर पे, क्योंकि वो हेयरशिप हो गई, अब वो सारी चीजें उसको मुंतकिल हो गई। तो जहां मीठा मीठा मतलब मुंतकिब हुआ है, उसको मुंतकिल हुआ है, गाड़ी मिली है, घर मिला है, बंगला मिला है, पैसे बैंक में जो थे वो मिल गए, सब चीज, तो वहां पे ये कड़वा भी उसे जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा।
अच्छा, वेरियस रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। जो प्रोमिसर है उस पर भी लागू है, प्रोमिसर के एजेंट पे भी लागू है। मिसाल के तौर पे आपने बैंक से कर्जा लेते हैं या बैंक आपसे मुआहदा करते हैं गाड़ी देगी, तो बैंक के जो एजेंट हैं या इसी तरीके से कोई और भी मिसाल लें, वो भी मतलब जब तक उस बैंक के साथ उनका रिश्ता है, वो एजेंट हैं, उसके अफसर हैं, उसके मैनेजर हैं, वो आपके साथ बंधे हुए हैं और वो इस बात के ऊपर वो है कि वो आपको वो गाड़ी या वो कर्ज वो देंगे, क्योंकि ये उनके जो प्रॉमिसर है, जो बैंक है, उसने प्रॉमिस किया। इसी तरह अगर कोई इसका लीगल कानूनी रिप्रेजेंटेटिव है, कानूनी नुमाइंदा अगर कोई उन्होंने बना रखा है, तो उस पर भी लाजिम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। और या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर किसी ने रख रखी है कि जस्ट इन केस अगर मैं नहीं किया तो भाई ये जिम्मेदार है इसका, जैसे गारंटी कह लो, या गारंटी तो खैर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थर्ड पार्टी कोई वो बना दिया आपने कि ये एग्जीक्यूट करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, एक मुश्तरका आपने मिलके कोई एग्रीमेंट किए हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? तो जॉइंट प्रॉमिस क्या है कि वेयर सेवरल जॉइंट प्रोमिसर मेक ए प्रॉमिस विद अ सिंगल प्रॉमिस। मिसाल के तौर पे ए यानी अल्फा, बी, ब्रावो एंड सी चार्ली जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹50,000 50,000 टू डेल्टा यानी डी। ए ने, बी ने और सी ने कहा कि हम मिलके डी को 50,000 देंगे, तो इसमें से हर एक शख्स जिम्मेदार है। तो लिहाजा इसे आप सुनिए कि वेयर अ सिंगल प्रोमिसर मेक्स अ प्रॉमिस विद सेवरल जॉइंट promises to pay rupees P, मिसाल P promises to pay rupees 30,000 to Q and R jointly, इस तरह भी हो सकता है। सारे मिलके एक आदमी को दे रहे हो, या एक आदमी 3 आदमियों को दे रहा हो कि मैं आप तीनों को पैसे दे दूंगा। दोनों सूरतें हो सकती हैं। तीसरी सूरत क्या है कि वेयर सेवरल जॉइंट प्रोमिसर मेक अ प्रॉमिस विद सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस। मिसाल के तौर पे ए, बी एंड सी जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे ₹5,000 टू पी, क्यू एंड आर जॉइंटली। ठीक है, एक आदमी 2 से 3 ज्यादा लोगों को पे कर सकता है, या 2 से 3 आदमी एक आदमी को पे कर सकते हैं, या 2 से 3 से 4 से आदमी 2 से 3 से 4 आदमी को पे कर सकते हैं। तो ये जॉइंट परफॉर्मेंस कहते हैं, मतलब joint promises, performance of the joint promises. So rules regarding performance of joint promises are, who can demand performance of the joint promises? कौन किससे पूछे? 4 आदमी ने वादा कर लिया तुमसे कि भाई हम देंगे इसकी जगह पे पैसे, तो अब कौन पूछे? Who can demand performance of joint promises? तो सेक्शन 45 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये कहते हैं कि provides that when a promise is made to several persons jointly, the right to claim the performance rests with all the promises jointly, unless otherwise, and a single promise cannot be demand performance. आप में जो है सिंगल आदमी उस वक्त परफॉर्मेंस डिमांड करेगा जब सिंगल के साथ एग्रीमेंट है, और अगर सबके साथ है तो आप सबके साथ डिमांड करेंगे। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं। बाय होम जॉइंट प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड, ऑल प्रोमिसर मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। जिन जिन लोगों ने कहा था कि भाई हम पैसे देंगे, आप सबसे सवाल कर सकते हैं और सब उसके जिम्मेदार हैं कि वो जॉइंटली उसको पूरा करें। Anyone on or more of the joint promiser may be compelled to perform. Anyone or more of joint promiser may be compelled to perform. 4 आदमी ने कहा ना भाई 50,000 मैं दूंगा, दूसरे ने कहा इसने नहीं दिए तो मैं दूंगा, तीसरे ने कहा इसने दिए नहीं। आप इन तीनों से भी मांग सकते हैं, और आप चाहें तो एक को भी पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था ये आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आप दे दीजिए। उसकी मिसाल यूं है
कि ए अल्फा ब्रावो एंड चार्ली यानी कि ए बी एंड सी जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे ₹3000 टू डी डेल्टा, डी को देने का कहा। डी में कंपेल इधर ए, वो ए से मांग सकता है, बी बी से या सी से मांग सकता है, या वो किसी भी दो से मांग सकता है कि वो भाई मुझे 3000 दे दो, एक से मांग सकता है, तीनों से मांग सकता है। तो ये इसका एक हल तो ये। दूसरा, राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन इंटरसी बिटवीन जॉइंटली प्रोमिसर। अब इनमें जो है राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, किसका प्रोमिसर में कंट्रीब्यूशन, मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझते हैं इसे, ये कानून थोड़े टेक्निकल है, इसे मिसालों से आसानी से हम समझा जा सकता है कि इफ ए इज कंपेल्ड टू पे द इंटायर अमाउंट ऑफ ₹3000, if A is compelled to pay the entire amount of ₹3000, he can realize from B and C ₹1000 each. अगर A ने कर दिया है, पूरा 3000 दे दिया है, तो वो अब B और C से अपना माल लेने का मुतालबा कर सकता है कि भाई वो 1000 तुम भी दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह 3000 दे दी। इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अगर शेयर कोई नहीं करता तो फिर क्या करें? सो इफ ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट ऑफ ₹3000 एंड सी इज अनएबल टू पे एनीथिंग, ए ने दे दिए 3000, बी दे रहा है, दे सकता है, लेकिन सी ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, तो ए इज एंटाइटल्ड टू ₹1500 फ्रॉम बी if C is state is able to pay on half of his share ₹500, then ₹1250 will be received from B. अगर उसने उसको तोड़ दिया, कम कर दी कि मैं 500 से ज्यादा दे रहा हूं, तो आप उससे उसी मुनासबत से पैसे लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मिसाल देने का मतलब ये है कि अगर कभी कोई शख्स किसी के ज्यादा दे देता है, कम दे, वो कम वाला दिखा दे कि भाई इसके साथ वादा तो 1000 का था, इसने 500 दिए, लेकिन वो ये बात उसकी नहीं चलेगी क्योंकि बी ने उसको 1500 दे दिए, यानी कि उस ए के या सी के जो 500 थे वो उसको दे दिए। तो बड़ी आसानी सी बात है, लेकिन चूंकि ये लीगल है तो इसे लीगल तरीके से आपको समझा है, तो लिहाजा उसका दावा काबिल कबूल नहीं होगा। इफेक्ट्स ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, if one of the joint promisor is released from his liability by the promisee, his liability to the promisee ceases, but this does not discharge the other joint promisor from liability. अगर एक शख्स ने पैसे दे दिए अपने हिस्से के, मिसाल के तौर पे 1000 उसने दे दिए, अगर 3000 का वादा था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी बहरहाल चीज हो गई कि उसने अपने पेमेंट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कायम रहेगा। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, अच्छा कहाँ पे दिया जाए पैसे, किस वक्त दिए जाए, सेक्शन 46 to 50 इसके बारे में, और 55 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें लिखा है कि वेयर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एट स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। अगर तो कहीं लिखा हुआ प्रोमिसी ने, जिससे आपने वादा किया है कि भाई पैसे दूं, पैसे कहाँ दूंगा, प्लॉट पे दूंगा, मकान में दूंगा, दुकान में दूंगा, होटल में दूंगा, रास्ते में दूंगा, बस में दूंगा, गाड़ी में दूंगा, कहाँ दूंगा? अगर तो आपने तय कर रखा है कहीं, फिर तो उसी जगह पे उसी तरीके से होना चाहिए, और ये तय किया करें, अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट करें तो लिख लें या बोल लें या बता दें, तय कर लें। हत्ता के लोग तो यहाँ तक तय करते हैं कि किस शक्ल में देंगे पैसे, मतलब सिक्कों में देंगे, नोटों में देंगे, चेक की सूरत में देंगे, पे ऑर्डर देंगे, क्या देंगे, अगर चेक देंगे या कैश देंगे तो कितने बड़े नोट होंगे, कितने छोटे नोट होंगे, तो इस तरह, या अगर गुड्स है तो गुड्स को भी तय करते हैं, भाई तुम मुझे गाड़ी दोगे या तुम मुझे वो दोगे, किस हालत में दोगे, कैसी दोगे, या बूट देने किस नंबर के दोगे, कलर। तो इसी तरह से करेंसी भी एक गुड्स है जो एक वैल्यू रखती है। 100 रुपए का नोट 100 की वैल्यू रखता है, 1000 का नोट 1000 की। ये बेसिकली कागज के टुकड़े हैं, इनके पीछे हुकूमत की सनद है, इसकी जमानत है, इस वजह से इसकी वैल्यू है, अदरवाइज ये कोई चीज नहीं है। अच्छा, वे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसी विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम है,
on working day and within the usual hours of the business. एक प्रॉपर प्लेस होगी, अगर तय नहीं हुआ हुआ तो कानून ये कहता है कि एक मुनासिब जगह होगी जहां सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइट वाइट का ख्याल रखा जाए। एक प्रॉपर टाइम होगा, रीजनेबल टाइम होगा। रीजनेबल टाइम से क्या मतलब होता है? ज्यादातर रीजनेबल टाइम हम लेते हैं वर्किंग आवर्स को, मतलब सुबह 9 से 5 बजे का ये रीजनेबल टाइम है, वर्किंग आवर है, या जिसमें आम बिजनेस चलता रहता है। इसे आप एक्सटेंड कर लें 8 बजे, अगर आप कारोबारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 8 बजे कर लें, 9 बजे कर लें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ताकि अंधेरा गहरा ना हो जाए, आपको नोट और बंदा नजर आए। तो इसलिए ये कानून ने करबंद लगाई है, कुछ आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है? इन केस ऑफ इनोवेशन, अल्टरेशन और रिसेशन, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। कोई चीज और बेहतर हो गई है, किसी चीज में अल्टरेशन हो गई है या कोई कम कर दिया आपने, तो वो जो ओरिजिनल में था, मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि भाई बूट मुझे इस तरह के चाहिए, या ग्लास मुझे ऐसा चाहिए, या फोन ऐसा चाहिए, कोई अच्छा उसकी जगह पे कोई चीज आ गई है, या कोई डिसाइडेड हो गई है, या बेहतर हो गई है, या ओरिजिनल हो गई, अल्टर्ड हो गई, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह रहेगा, चीज की नोयत बदल जाएगी, जो आप अप्रूव करेंगे तो और वो आप ले सकते हैं, इससे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपनी क्वालिटी के ऊपर है। जैसे आप देखते हैं ना, दुकान पे जाते हैं, ये चीज पसंद आए, आपने कही नहीं आप छोड़ो, दूसरी ले लो, तो आप जब वो चीज छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको गैर कानूनी काम नहीं करते, आप काम ठीक करते हैं, क्योंकि वो अल्टर हो गई, उससे बेहतर आपने चीज देख ली, आपको एक बेहतर जोड़ा लगा था, आपने कहा नहीं यार इससे अच्छा ये जीन्स ज्यादा अच्छी है, या ये बूट ज्यादा अच्छी है, and so on, so forth. When agreed party cancel the contract, need not to perform the promise. जब कोई पार्टी कैंसिल कर दे कि भाई मैं सॉरी, मैं नहीं कर सकता, आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता, या आपके पैसे पकड़े आप वापस, या कोई और चीज है इस किस्म की जिससे कोई डैमेजेस आपको नहीं हुए, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his performance, the promisor is executed for the non-performance of the contract. अगर कोई नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, promisor reasonable facilities for the performance of the प्रोवाइड नहीं करता, तब promisor is executed for the non-performance of the contract. तो promisor को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपना प्रॉमिस निभाए। उसकी वजह ये है कि आप उसको वो फैसिलिटी रीजनेबल नहीं दे रहे, आप उसे वक्त नहीं दे रहे, आप उससे मिलने नहीं जा रहे, वो आपको क्या यार पैसे ले लो, गाड़ी तुमसे ली, पैसे, तुम टाइम नहीं दे रहे, उससे मिलने नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, और बाद में किसी दिन तुम कोर्ट में चले जाओ कि भाई इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने वो नहीं दिया, वो कहेगा भाई मैं 10 दफा हूँ, आप तो मिलते नहीं है, आप कहाँ हैं? तो अब वो वहां जाके उसको क्लेम करे तो वो काउंटर क्लेम हो सकता है। तो एक ये भी कंडीशंस हैं। तो अब आखिरी आप कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, एंड नाउ लास्टली इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आप एक मुकर्रर वक्त में परफॉर्म नहीं कर सके कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा? So where time is of the essence of contract, टाइम बहुत अहम है अगर उसके लिए, उस काम के लिए एसेंस है, उसकी जड़ है। बहुत सारा काम ऐसा होता है इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पर अगर चीज नहीं आई तो बेकार हो जाती है। तो इसलिए फेलियर टू परफॉर्म विद इन द फिक्स्ड टाइम मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of promisee. अगर अब मैं उसे चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं, वो चीज आपसे ना लूं, क्योंकि एक वक्त मुतय्यन था, उस वक्त पे आपको नहीं मिली, आप वो खत्म कर लें। एक वक्त था, आपने कहा कि भाई इतने पैसे दो और इस वक्त तक दे दो, आपने नहीं दिया, आप गाड़ी ना दें उसे, कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई सू नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं। दिस प्योरली विल, योर विल। ये टाइम से रिलेटेड है। टाइम
हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई नहीं हो सकता। हाँ, आप चाहें अगर आपके डैमेजेस हुए तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग एक सूट दाखिल करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन टाइमली नहीं की गई जो कि वादा था, तो लिहाजा इसके डैमेजेस क्या। तो अगर तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी इम्यूनिटी डिफाइन की हुई है उस किसी क्लास में कि अगर ये वक्त पे नहीं आते या ये माल वक्त पे नहीं आता तो मैं इतना डबल वसूल करूंगा या ये करूंगा, तो वो अकॉर्डिंगली आपको मिल सकता है। सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट voidable due to the failure to perform where time is not for the essence of the contract, failure to perform within the specified time does not make the contract voidable. कोई additional time नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन in case of contract voidable due to the failure to perform within the time, reasonable time, if promisee accept the delayed performance, can't claim compensation afterwards for the loss caused by the delay unless giving notice promisor at the time of accepting the performance. Alright, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज समझ में, कुछ चीज आपको मिल रही है वो टाइम गुजर चुका है उसका, लेकिन मैं लेने वाला हूं, मैं ले लेता हूं। अगर मैंने ले ली, कबूल कर ली और आपको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई आपको उसके कबूलियत के वक्त जो रिसिप्ट है उसमें कुछ नहीं लिखा, तो बस डन, अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर रिसीव करते हुए उसने कहा भाई ले तो मैं रहा हूं लेकिन मेरा इतना नुकसान हो गया, तो मैं आपको ये नोटिस दे रहा हूं ऑफ द परफॉर्मेंस कि जब वो एक्सेप्ट कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस को, चाहे आप गाड़ी दे रहे हैं, चाहे आप माल दे रहे हैं, चाहे आप कारखाना दे रहे हैं, चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं उन्हें, तो वो एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी कर रहा है कि तुमने चूंकि लेट मुझे भेजा है तो मुझे इतना नुकसान हो गया है, या मैं नुकसान डैमेज मुझे अगर कोई हुआ या होगा तो मैं आपसे क्लेम करूंगा, तो वो क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया इवन आफ्टर द टाइम और रिसेप्शन पे रिसीव करते हुए जो परफॉर्मेंस जब हो रही है उसने रिसीव कर ली और कोई एहतजाज नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई नोटिस नहीं किया, उसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस लॉफुल है और अनअवॉइडेबल है, मतलब वो परफॉर्मेंस। तो अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।